नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित व्याख्या। तो उसमें देखेंगे, चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन पेपर को हमने देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो वह है 11वीं शताब्दी। व्याख्या: ईसा की 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से गाथा या गाहा कहने से क्या होता था? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, प्राकृत समझा जाता था। वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश। गा आया तो प्राकृत, दो आया तो अपभ्रंश। या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था, अर्थात अपभ्रंश का लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था से माना जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? वो है विद्यापति ही। ज्योतिष ठाकुर, गोरखनाथ, आचार्य देवसेन की नहीं है। उनकी क्या क्या है नीचे देख लेंगे। मैं क्या देखते हैं, पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना जो संस्कृत भाषा में है। भाषा कौन सी है? विद्यापति की। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा है। भाषा में विद्यापति की अन्य रचना है शैव सर्वस्व सार गंगा पदावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। उसके बाद भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार लिखनावली, गाया पंतलक वर्णकृत इत्यादि। ओके, उसके बाद आती है अवहट भाषा में कौन सी है इनकी? ये तो संस्कृत भाषा की हो गई इतनी। अब अवहट भाषा की देखिए, 13 शताब्दी कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली 1403 तथा गोरक्ष विजय नाटक इनकी है। मैथिली में पदावली और गोरक्ष नाटक। अवहट में कीर्तिलता कीर्ति पताका 13-14 शताब्दी के थे। आचार्य देवसेन कृत ग्रंथ है। देखिए, देवसेन की कौन से श्रावकाचार्य नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावधम दोहा इत्यादि। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। पीताम्बरनाथ बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। शब्द, पद, शिष्य, दर्शन, पर्णसंकली, नर, वैबोध, आत्मबोध, अभ्यमात्रा, योग, 15, तिथि, सप्तवार, गच्छिंचु, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा। एक इनकी है। पीताम्बरनाथ गोरखनाथ के ग्रंथों को माना है। उसके बाद आगे देखते हैं ज्योतिष ठाकुर के ग्रंथ। ज्योतिष ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर। नोट देख लीजिए, नोट में क्या दिया है। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना। हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ ना, उसको माना है। दूसरा देखिए, देवसेन के नय चक्र की लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है पूछा है, तो वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ओके, व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। देखिए, पांड्या ऊपर क्या दिया है? शामिल नहीं है। अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं, मतलब ये सब अप्रमाणिक माने हैं। लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या
इसे प्रामाणिक माना है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या सर्वप्रथम प्रामाणिक माना है। उसके बाद देखते हैं प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। देखिए प्रामाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया, ये जो है ना, ये लोग प्रामाणिक मानते हैं इसको, पृथ्वीराज रासो को। ये लोग क्या है, अप्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला प्रामाणिक नहीं माने हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, 1 2 3 4 5 एक ही का नाम इतना बड़ा है। कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा, इन्होंने भी अप्रामाणिक। गुल्हर, वो उन्होंने भी अप्रामाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। रामकुमार वर्मा और मुरारीदान। उसके बाद अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, मुनि विजय, मतलब आधा प्रमाणिक मानते हैं, आधा अप्रामाणिक मानते हैं। मुनि विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी, अंगर चंद नाहट, इस लोगों ने, इतने लोगों ने इसे अप्रामाणिक माना है। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मेरा जोबना नवेलर भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे लाल। उक्त वाक्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह है अमीर खुसरो। तो वाक्य है, काव्य पंक्ति और कवि, मेरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी लाल, अमीर खुसरो है। बरनो मह साहेब तुम्हारी चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुखना, धर्मदास। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? वो है माधुर्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। दास्य भाव तुलसीदास और वात्सल्य सूरदास। सख्य भाव किसकी थी? ये शायद कबीर की लगती है। मतलब सखा समझ के उसको ये करना, मतलब सखा समझ के पूजा करना, उसकी भक्ति भावना करना सखा के भाव से। उसके बाद आते हैं व्याख्या। हिंदी साहित्य की कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवियत्री मीराबाई है ना। तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की प्रेम साधना स्वीकिया की प्रेम साधना थी। इन्हें हिंदी की आदि कवियत्री माना जाता है तथा इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचना है गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोटा, राग गोविंद, मलय राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल तथा मीराबाई का मलाल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कृति है मीराबाई की। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। अगला कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय उनका क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी और खड़ी बोली मिली हुई हिंदी ही कौन सी है? सदुकड़ी। किसने माना है? आचार्य शुक्ला ने। किसकी भाषा? कबीर की। देखिए आगे देखते हैं व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सही है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, मतलब कौन से विद्वान क्या क्या मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो खड़ी बोली कह दिया उनको भाषा को, लेकिन दूसरे भी विद्वान होंगे ना जो उनकी भाषा को कौन सी बोली कहेंगे। मतलब यहाँ पे विद्वान है, यहाँ पे वो उनका मत है, कौन सी बोली मानते हैं वो है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। ओके,
शुक्ला ने सदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कहा है, बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। उनकी भाषा को संत भाषा कहा है किसने? बच्चन सिंह ने। अगला है क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाकरण का नायक है? तो वो है चित्रावली का। ओके, मधुमालती और इंद्रावती हंस जाहिर का नहीं है। तो देखते हैं अगला व्याख्या क्या है। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान द्वारा लिखित अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार, कहाँ के राजकुमार? नेपाल के राजकुमार सुजान कुमार तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, सुजान कुमार और चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अन्य सूफी ग्रंथों की नायक नायिका निम्न है। मतलब कि पूरे 3 बच गए ना आंसर को छोड़ के। उनके नायक नायिका पात्र ऐसे है। तो मधुमालती का है क्या है? मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद 2 आते हैं ना इसमें। इंद्रावती का क्या है? राजकुंवर और इंद्रावती। हंस जाहिर क्या क्या है? हंस जवाहर, हंस और जवाहिर। अगला है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी विकास गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है गदाधर भट्ट की। यह है गदाधर भट्ट की। अगली देखिए, अगली है, कहो कोहु काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तीन छिए। यह है हित हरिवंश की। अगली है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाल हरण। ये मीराबाई की है। अगला है, एक दिन बजाए बंसी हंसिया हंसिया, श्री जीव कहे मोरे देखल असिया। ये गोस्वामी जी की है, जी गोस्वामी। अगली है देखिए, नवा है, तिया शैशव जोबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रात समय निशि द्योस के दुबे भाव दरस सात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो वह है वयम संधि। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। तिह समय जोबन मिले, भेद न जानो जात, प्रात समय निशि द्योत के दुबे भाव दरसात। इस दोहे में नायिका की संधि अवस्था का वर्णन किया गया है। अगला है 10वां, जगत जानो जाहे सकल, सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखी है आंखें न देखे जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो है उदाहरण दिया गया है आंखों का। तो व्याख्या है, जगत जानो जही सरल, सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखी यही आखिन न देखे देखी जाई। उक्त दोहे में उदाहरण अलंकार है। तो देखिए, उदाहरण अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर, उदाहरण अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वह दृष्टांत अलंकार होता है। परि प्रेम नंदलाल की मोहिन भावत भोग, मधुपराज मद पावके भीकन मांगत लोग। इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति आदि को लेकर समानता प्रदर्शित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए अगला, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलिया, फन फैलाए ब्यालों सी। ये प्रति वस्तुपमा अलंकार है। ओके, इसका देखिए प्रत्येक उपमा अलंकार का क्या है? देखिए इसका नीचे है, जहाँ उपमेय और उपमान
संबंधी वाक्यों में ईकार तत्व समानार्थ चूचक शब्दों से एक ही या समान धर्म का कथन किया जाए वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। सिंह सूत क्या कभी शहर से ब्याह करेगी, क्या पर नर का हाथ फूल स्त्री कभी धरेगी। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, वह है प्रबंधकार रूप में। तो देखिए व्याख्या, मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का निकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमा परंपरा के संरक्षक मैथिलीशरण गुप्त को माना जाता है। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं निम्न है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925, हिडम्बा आदि ये मैथिलीशरण गुप्त जी की कृतियां हैं। आगे देखते हैं। रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है, तो वह है कुरुक्षेत्र। ओके, रश्मिरथी उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा ये नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात की है दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जो 1940 में नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है। तुलसीदास के रामचरितमानस में भी 7 सर्ग है तथा इसके कथानक भीष्म है। भीष्म को मध्य रखते हुए कुरुक्षेत्र लिखा गया है। भीष्म पितामह वही जिनका इच्छा मृत्यु प्राप्ति वरदान प्राप्त है, इच्छा मृत्यु कुंती पुत्र। दिनकर की अन्य रचनाएं तो रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1940, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1940, हरि को हरिनाम धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते इतिहास के आंसू 1951 इत्यादि। अगला देखते हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्ति आगे की किस कविता से है, वो है हवाई अड्डे पर विदा। ये इसमें उनकी काव्य में दिख रहा है, उड़ गया और गरुड़े दिया है ना। तो देखिए, उड़ गया गरजता मंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में विदा गया पर सांप। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयोगवादी कवि अज्ञे की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता, हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक थे। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष, प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, 1 2 3 4 5, जितना तुम्हारा सच 6, शब्द और सत्य 7, यह दीपक किला 8, सोनमस्ती 9, पहचान 10 और हवाई अड्डे पर विदा 11 कृति दी गई है। अगला देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तो वह है धर्मवीर भारती। चलिए इसका
ठंडा लोहा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठंडा लोहा 1952 काव्य संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। देखिए, भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना है ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955 नेट में है, कनुप्रिया 1959, 7 गेंदवर्ष 1959 और देशांतर। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह छवि के बंधन, जाते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अपुस्तक मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह है मंजीर 1941, नशा और निर्माण 1946, धूप और धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतर नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और साक्षी रहे, वर्तमान, पृथ्वी कल्पना, कल्पांतर। ओके, और आता है अब लास्ट में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां। देखिए, काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, बहुत जगह पूछा गया है। सांप का पुल, ये भी काफी प्रसिद्ध है। एक सूची नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ये भी प्रसिद्ध है। ये और ये कविता 1, कविता 2, जंगल का दर्द, ये कुटियो पतंगे लोग। इसमें मैं बता दूं आपको, काठ की घंटियां ये तो इम्पोर्टेंट है, सांप का पुल इतना ही, कुआनो नदी 2 इम्पोर्टेंट है, जंगल का दर्द 3 और कुटियो पतंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ये अगर 4 भी याद रख लेंगे ना तो काफ़ी है, इनसे उठाएंगे क्वेश्चन हर बार हर जगह। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करना चाहते हैं तो इनको छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये है देवरानी जेठानी की कहानी। नेट में ऑलरेडी है, दिया गया है न्यू सिलेबस के हिसाब से। ओके, तो वाक्य देख लेते हैं क्या है। पंडित गोविंददत्त कृत उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 की विषय वस्तु में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह, किसके अनुसार? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास माना गया है। गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास का इतिहास लिखा है, तो उन्होंने इसका जो गौरी दत्त ने लिखा है देवरानी जेठानी की कहानी 1870, उसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो बहुत सारे लेखक ने बहुत सारे अलग अलग लोगों को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय कृत वामा शिक्षक 1872 तथा श्रद्धाराम पुलेरी कृत भाग्यवती 1877 उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है, मतलब इनके माध्यम से समाज को उपदेश देना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं। जबकि इंशाअल्लाह खान कृत रानी केतकी की कहानी उदय भान चरित और एक नाम है इसका, में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य, पद्य नहीं, गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेम आख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। याद रखना है। रानी केतकी की कहानी उदय भान चरित भी कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य, पद्य में लिखते थे पहले, उसमें इसमें गद्य में लिखा है। गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार, अलौकिक नहीं, लौकिक श्रृंगार प्रेम आख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। प्रेम आख्यान, लौकिक श्रृंगार के माध्यम से प्रेम आख्यान किया गया है, उस परंपरा का सूत्रपात रानी केतकी के माध्यम से इंशाअल्लाह खान ये है। अगला देखते हैं। काम कुंठा को शिखार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो है सूरजमुखी अंधेरे के। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। उपन्यास व्याख्या पहला, उसके बाद उपन्यास का विषय वस्तु। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोप्ती। काम कुंठा की शिखा स्त्री के
चरित्र का चित्रण, जिंदगी नामा 1979, यह है नेट में, नई सिलेबस में। कृष्णा सोफी, ज़्यादा जोर देना है, मैं जो भी बोल रहा हूँ नेट में उनके ऊपर, तो उनसे क्वेश्चन राइज करेंगे, उनके बारे में देख लेना है, जान लेना है, सब कुछ कर लेना है उनके बारे में, तो रेडी रहना है उनके बारे में, सब कुछ देखें, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादातर उठाए जाएंगे। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है क्या, जिंदगी नामा। अनित्य 1980, मृदुला घर, एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। उसके बाद आता है शेष यात्रा 1884, उषा प्रेमदा, नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। यह निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है, तो वह है रक्षाबंधन। नील देवी, सिंदूर की होली और सागर विजय। ये नील देवी किनकी है, भारतेंदु उदय शंकर भट्ट की है। सागर विजय और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। रक्षाबंधन 1934, हरिकृष्ण प्रेमी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता उपन्यास है, नाटक है। नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजपूतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर आधारित नील देवी उपन्यास है। सागर विजय 1933, उदय शंकर भट्ट, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। उसके बाद आता है सिंदूर की होली, नेट में है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल कर दिया है वहाँ पे सिलेबस अगर देखेंगे तो। समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। 18वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, वो है सत्य हरिश्चंद्र। व्याख्या देखिए, सत्य हरिश्चंद्र 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित है। यह नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, जबकि वैदिक हिंसा न भवति 1873 एक प्रहसन नाटक है, प्रहसन है या मजाक बोलते हैं। विशेष विषमौषधम 1876 एक भाण है, एक पात्रीय नाटक। तथा श्री चंद्रावली 1876 एक नाटिका आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं, तो वो है ये 5। व्याख्या सूच्य कथा वस्तु के आधार साधनों के अर्थोपक्ष कहते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंक मुख या अंकस्य, अंकावतार, ये नाटक के मुख्य वस्तु है, सूच्य है। नाटक के बारे में पढ़ेंगे, नाटक का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब देखने मिलेगा। इसके ऊपर भी स्लो वीडियो बनाते जाऊँगा। पहले मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है 2004 तक, नेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है पहले वो एक बार डाल दो। टाइम तो नहीं मिलता, फिर भी एक बार क्वेश्चन डाल दिया मैं तो टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। आपकी 30-40% तैयारी तो क्वेश्चन पेपर से ही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है, तो वो है द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का नाटक है, इलियट साहब का नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य रचना है द सीक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइटन 1924, एलिजाबेथ एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ criticism at the
प्रेजेंट टाइम्स 1877 आदि मैथ्यू अर्नाल्ड की है। आगे देखते हैं। रामबख्श बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। तो देख लेते हैं क्या। राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवध भाषा में है, जबकि भू परिक्रमा तथा पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में है, में मैथिली कवि विद्यापति द्वारा लिखित है। 22वां देखते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम, तो वो है चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह देव और भिखारी दास। देख लेते हैं, डबल हो गया है। व्याख्या। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकाल कवियों का सही क्रम चिंतामणि 1609 से 1685, महाराज जसवंत सिंह 1628 से 1668, देव 1663 से 1767, भिखारी दास 1725 से 1760। अगला है रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम, तो वो है बी एकांतवास योगी, उजड़ा ग्राम, शांत पथिक, सांध्या, आटन। व्याख्या। श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचना काल के अनुसार क्रम मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवास योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ा ग्राम 1989, गुणवंत हेमंत 1909, शांत पथिक 1902, ऋतु संवार, कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, संध्या अटन 1918, भारत गीत 1928 आदि। नोट। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना वले या ख्याल शैली में की है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम, तो ये है गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। आंसर ये। व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1933, तुलसीदास 1938, कुकुरमाता 1942, कुकुरमाता नेट में है, अणिमा 1943, बेला 1940, नई पत्ते 1940, अर्चना 1950, आराधना 1963, गीत गुंज 1954, संध्या काकाई 1969। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित हिंदी नाटकों का सही क्रम जी हंदा कुआं, बकरी है, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। तो देखिए व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम अंधा कुआं 1955, लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी 1974, ये भी नेट में है, सर्वेश्वर सक्सेना मैंने भी बताया था, एक तारे की आंख 1980, मणि मधुकर, कोर्ट मार्शल 1951, स्वदेश दीपक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट मार्शल 1951, 91। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, देखिए कालानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भागीरथी, परीक्षा गुरु। तो देखिए रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803, इंशाअल्लाह खान कहानी है ये। उसके बाद वामा शिक्षक 1872, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय उपन्यास है। भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम पुलेरी उपन्यास। परीक्षा गुरु 1882, श्रीनिवास दास। ये वामा शिक्षक और भाग्यवती परीक्षा गुरु से पहले ही लिखा गया, लेकिन परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं, क्योंकि इसमें उपन्यास के गुण है ऐसा कहते हैं। जो तत्व रहने चाहिए या गुण रहना चाहिए उपन्यास में, जो तुलनात्मक देखा जाए या जो गुण तय किए
हम लोगों ने उपन्यास में क्या क्या रहना चाहिए वो गुण दूसरों में नहीं मिलते या कम मिलते हैं, इसके लिए परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। आज है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दत्त परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पहला मौलिक उपन्यास कहा है। 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो यह है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, आधे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। तो देखते हैं हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 शिवदान सिंह चौहान, कामायनी पुनर्विचार 1961 मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार 1966 नेमीचंद्र जैन, वाद विवाद संवाद 1989 नामा सिंह। अगला है 250 ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर बताइए। अरस्तु, कार्लस मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. इलियट। ये व्याख्या। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम। अरस्तु का ईसा पूर्व 384 से 332, शैमुअल टेलर कॉलेरिज 1772 से 1834, मैथ्यू अर्नल्ड 1822 से 1888, टी.एस. इलियट 1888 से 1965। ये 7 या 8 लोग आएंगे, इनका अगर एक 2 दिन देखोगे आप कंटिन्यू तो ये मालूम हो जाएगा, 1 मार्क्स पक्का है। अगर नाम भी याद रखते हैं आप, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऐसे लॉन्जाइंस, मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. इलियट, कॉलेरिज, ऐसे तो भी आपको कालानुक्रम आराम से कर देंगे। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम। भारती, सत्यवती, कौशिक और आर्भटी। व्याख्या। भरत मुनि के अनुसार नाट्य कृतियों का सही क्रम भारती, सत्यवती, कौशिकी और आर्भटी। जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचक का सही क्रम तो वो है आचार्य रामचंद्र वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र शुक्ल का 1884 और 1941, नंदलाल वाजपेयी 1906 से 1968, रामविलास शर्मा 1912 से 2000, नगेंद्र 1915 से 2000। उसके बाद मिलान करने का आ गया निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। हो सब कभी न करे पाचिलगा। देखिए कब क्या क्या है इनका आंसर। हो ये है 2 4 5 3। हो सब कभी न करे पचिलगा जैसी का है। कवित विवेक एक नहीं मोरे तुलसीदास। प्रभु जी है पतितन को टीको सूरदास। अब तो अजपा जपू मन मेरे सुर नर असुर टहलोआ जाके मुनि गप है जाके चेरे मलुकदास। तुम जिन जाने गीत है यह निज ब्रह्म विचार कबीरदास। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यह है B 4 5 1 2। डाउन रोड़ा कवि, कुमार दास और दलपति विजय, चंदन बाला दास, हास्यगुण, योगाचार्य, डोंबिपा। उसके बाद निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। C 1 4 2 3। व्याख्या। कवि तथा उनके संबंधित काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रीराम शरण गुप्ता, मौर्य विजय 1941, बालकृष्ण शर्मा नवीन, विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ला स्नेही, राष्ट्रीय तरंग, नागार्जुन सतरंगी पंखों वाली 1959। उसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सीधा आंसर देख लेते हैं 5 1 4 2। आप पॉज करके भी देख सकते हैं 5 1 4 2। मैं आंसर पे चलता हूँ सीधे। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया या स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। आगे का है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है मुक्तिबोध। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। धर्मेंद्र भारती। मयूर का आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। दिनकर।
बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, शमशेर बहादुर सिंह। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को वही सम्मिलित करना है। मधुलिका प्रभात फेरी, प्रणभंग, काठमांडू की पहली सांझ, शिवमंगल सिंह सुमन, श्री रामचंद्र गुप्ता, रामेश्वर शुक्ला अंचल, नरेंद्र शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो देखते हैं तो ये है इसका और ये रचना का। मधुलिका 1938, रामेश्वर शुक्ला अंचल, प्रभात फेरी 1938, नरेंद्र शर्मा, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। ओके, उसके बाद आएगा काठमांडू की पहली सांझ, शिवमंगल सिंह सुमन, मौर्य विजय 1914, श्री रामचंद्र गुप्ता। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, बी है आंसर। उपन्यास प्रकाशन काल, उपन्यासकार विषय वस्तु अपना मोर्चा 1972 काशीनाथ सिंह छात्र आंदोलन से संबंधित है। मुझे चांद चाहिए 1993 सुरेंद्र वर्मा रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलो दानिश 1993 दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति पर है। अब अनाम दास का पोता है, अनाम का पोता 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी। औपनिवेशिक आख्यान तमस 1913 में है। भीष्मसानी सांप्रदायिक संघर्ष। अगला निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए 3, 5, 1, 2। तो देख लेते हैं। सूर्यमुख 1968 लक्ष्मीनारायण पात्र है वेरुरति। देहांतर 1987 आचार्य नंदकिशोर देवयानी शर्मिष्ठा। चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद मालविका कल्याणी सुहासिनी कार्मेलिया। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश मल्लिका अंबिका कालिदास मातुल विलोम दंतुल। 78 निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचक के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य क्या है? ये है इसका साहित्य क्या है? भाषा संवेदना लोकवादी तुलसी कविता की तीसरी। तो देखिए साहित्य क्या है? साहित्य कथा 1968 विजयदेव नारायण साई। भाषा और संवेदना 1964 रामस्वरूप चतुर्वेदी। लोकवादी तुलसी 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी। कविता की तीसरी अंक 1980 प्रभाकर क्षत्रिय। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्ता। आगे जाते हुए देख सकते हैं यह है रसमीमांसा हिंदी साहित्य का अधिकार, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। तो इसका बनेगा डी 3, 4, 1, 2। तो आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष आलोचक रसमीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ला। हिंदी साहित्य का अधिकार 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला की साहित्य साधना 3 1969 72 और 76 रामविलास शर्मा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 नंदुलाल वाजपेयी। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 100 मार्क्स का 50 मार्क्स का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का है, 100 मार्क्स से थर्ड पेपर है, सेकंड पेपर है। पहले थर्ड 3 पेपर होते थे तो 18 से पहले। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ साहित्य काव्यम, शब्दार्थ साहित्य काव्यम भामा का है, ये होगा ए 4, 5, 1, 2। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम पंडित जगन्नाथ का है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः काव्य मोमट का है। शब्दार्थो सहित वक्र व्यापार शालिनी कुंतक का है। अब देखते हैं स्थापना तर्क। स्थापना और ये तर्क। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। तो ये गलत है, हार सही है, तर्क सही है, लेकिन स्थापना गलत है। व्याख्या। रीतिकाल में बहुत से कवियों की श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और मांगपूर्ण जीवन से दूर था। कवि राजर्षि होते थे, इसलिए इस युग की अधिकतर कविता दरबारी है, परंतु जनसाधारण का आचरण दरबारी संस्कृति से अलग था। स्थापना तर्क। साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब और प्रतिनिधित्व करती हैं।
क्योंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। ये दोनों गलत है। किसी देश का साहित्य और कला राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य सब कलाएं वर्ग हितों का प्रतिबिंबन कभी नहीं करती है, जबकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्याख्या व्यवस्था तक होती है। यह किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं होती है। स्थापना, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क है, क्योंकि इनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। ये गलत, आर सही, स्थापना गलत, तर्क सही। बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, बल्कि बिंब इंद्रिय होते हैं। बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं। इनकी सबसे छोटी बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजन है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उनके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक है, उसी प्रकार बिंब में धैर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना होता है। 44 है स्थापना, तर्क। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाले हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, इसलिए साहित्य में अनेक उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह है बी, ये गलत, आर गलत। सामान्य सहृदय का तात्पर्य नाटक में उस सामाजिक से लिया जाता है जो नाट्यशाला में बैठकर नाटक का अभिनय देखता है और उसका रसस्वादन करता है। काव्य के संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता या पाठक से है जो काव्य को सुनकर या पढ़कर रसानुभूति करता है तथा कविता का आनंद प्राप्त करता है। हृदय की अवधारणा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की रसानुभूति की प्रक्रिया में सहृदय का योगदान भी आवश्यक है। 45वां स्थापना, तर्क। रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु है, क्योंकि वह तो विभावादि लंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं। तो आंसर है डी, ए से आर सी, दोनों सही है। व्याख्या, रस कार्य रूप वस्तु नहीं। भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि रस तो अभिवादी समूहात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। आगे आते हैं निर्देश 40 से 50 तक पैसेज दिया गया है, तो ये पैसेज आप एक बार देख लीजिए, मैं आंसर बता दूंगा। पैसेज की ट्रिक मैंने हर वीडियो में बताई है। 40वां है बी, प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी अवस्था तक। उसके बाद 47वां क्या है, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है, वो है डी, कविता में। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है, रागात्मिक वृत्ति के प्रसार से। 49 से मनुष्य जगत का सच्चा प्रधान प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, वो है मनुष्य की मंगल और शेष प्रवृत्ति के कल्याण भाव से। यह आंसर। काव्य दोषों काव्य योगों की साधना में आवश्यक है, वो है सी, लोक मंगल। व्याख्या, काव्य योगों की साधना में आवश्यक लोक मंगल से है। पहला ये, अब देखिए, ये काव्य योगों की साधना, ये पहले पढ़ना है या कहाँ तो भी लिख लेना है, जहाँ पे आपको तो पेपर मिलेगा ही मिलेगा, ऑनलाइन हो रहा है। तो ये पांचों जो क्वेश्चन है 40, 47, 48, 49 और 50, इनके जब मेन पॉइंट्स है लिख लेना है। मेन पॉइंट्स ये मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि, इतना लिख लेना है। अब यहाँ पे कहाँ आता है मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि, उसको टिक करते जाना है। ये रागात्मक अनुकूल यहाँ कहाँ तो भी आया, देखो। वैसे
इस तरह टिक करते जाना है और फिर बाद में उसको देखना है और इसको क्वेश्चन को देख के इसको देखें तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को बताइए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि शॉर्ट टाइम में आपको एक ही जगह अगर क्वेश्चन मिल जाए, आप एक बुक ऐसे किताबें लेके देख के पढ़ने में लेट होगा, तो ये अगर 1 घंटा का है आप स्पीड बढ़ा के देखिए तो आधे घंटे में 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे एक क्वेश्चन। तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने से या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। मतलब आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा। और इसमें जो रिपीट हुए हुए क्वेश्चन वो अगले एग्ज़ाम में आए, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा या आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इतना कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक कामयाबी नहीं मिलती है लगातार पढ़ते रहना है।